मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मेरे सामने बैठे हैं वाम से एब्सूट संगठन के एक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला अध्यक्ष। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज कुमार है। सर, मैं जैसा कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं आप, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, तब तक कोई ओबीसी का नाम नहीं जानता था कि ओबीसी क्या चीज़ है। ज़रा इसके बारे में खुल के विस्तार से बताएंगे? बिल्कुल बताया जाएगा, क्योंकि एक ऐसे संगठन से हम लोग आपसू संगठन से बिलोंग करते हैं कि यहाँ यही पढ़ाया ही जाता है। जैसे पूरा इतिहास पढ़ाया जाता है। जैसे अगर कहा जाए, जैसे आपने कहा है कि ओबीसी, जी, क्या 1950 से पहले ओबीसी था? सर, हमारी जानकारी में तो सुनने को नहीं मिला। नहीं मिला ना। तो ये बात वामसेप में बताया जाता है, ट्रेनिंग है। जी, जो लोग ट्रेनिंग लेंगे वो बता सकते हैं। तो मैं बताऊं कि जैसे ओबीसी के लोग आज भी बहुत सारे लोगों को लांछन लगाते हैं कि फलाना शूद्र है, हम नहीं शूद्र हैं। तो मैं उन लोगों को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि ओबीसी का जन्म कब हुआ। जी, ओबीसी को इसको जानकारी होनी चाहिए कि ओबीसी का जन्म कब हुआ। और कहीं बात अगर डेट वाइज बात किया जाए तो इसमें ओबीसी के जनक और जन्मदाता जी, ये भी पता होना चाहिए उन लोगों को, जन्मदाता कौन है। जी, तो ओबीसी जो है, बाबा साहेब ने 21 फरवरी 1948 को संविधान के आर्टिकल 10/3, 16/4 में अंगीकृत किया। ओबीसी अदर बैकवर्ड ऑफ सिटीजन, अदर बैकवर्ड ऑफ सिटीजन, यानी 10/3, 16/4 संविधान में जब जाके आप पढ़ेंगे ये दोनों आर्टिकल, तो आपको पता चलेगा कि ओबीसी का अगर बाबा साहब ना होते तो शायद ओबीसी का जन्म ही ना होता। अब कैसे? 1931 में जातीय जनगणना होता है, अंग्रेजों ने कराया। तो एससी एंड एसटी का तो नाम पड़ गया। जैसे एससी का शेड्यूल कास्ट, एससी का है अनुसूचित जनजाति, सही है ना। एसटी का तो उस समय उनको भी हकदारी मिला। एससी का 15% जाति जनगणना हुआ, उनको मिला। 7.5% एसटी का मिला। लेकिन जातीय जनगणना हुआ, ठीक है, तो 6,743 जातियाँ बनी, जिनमें से 3500 जातियाँ बनी ओबीसी में, लेकिन नाम ही उस समय नहीं पड़ा ओबीसी। इसलिए ओबीसी को 1931 से 1950 तक उनको कोई अधिकार नहीं मिला, बल्कि कहेंगे 1948 तक उनको पता ही नहीं था कि हम क्या हैं। ये एक तरह से समझिए कि लावारिस है, इनका कोई नाम नहीं है। तो 1948 में बाबा साहब को जो पार्लियामेंट मिला, मुसलमानों ने भेजा जीत करके बंगाल से, तो इसके बाद उन्होंने पद पाए और कानून मंत्री रहे। कानून मंत्री रहने के दौरान जब संविधान में लिखने की बारी आई तो उन्होंने 21 फरवरी 1948 को 10/3, 16/4 में अदर बैकवर्ड ऑफ सिटीजन नाम अंगीकृत किया। इसके बाद भी भारत में ओबीसी नाम तो मिला, उनकी जनसंख्या भी पता चली 52% है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय काका कालेलकर कमीशन लागू करना था। तो राजनीतिक संरक्षण के लोग ओबीसी को अधिकार ना मिले, इसलिए ओबीसी को मंदिर और मस्जिद में भटका दिए, मंदिरों में भटका दिए। ओबीसी के लोग पुजारी हो गए। लेकिन बाबा साहब के बाद बाबा साहब ने तो भारतीय संविधान में अंगीकृत कर दिया। अनवर कांसी राम साहब जब आए
तो उन्होंने 1992 में एक आंदोलन चलाया। उसी समय बीपी सिंह थे, बीपी सिंह थे, उन्होंने क्या क्या मंडल कमीशन लागू किया, वो प्रधानमंत्री रहे। और मंडल कमीशन जब लागू किया तो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। उन्होंने तो पार्लियामेंट में पास कर दिया लेकिन लागू नहीं हुआ। तो माननीय कांसी राम साहब 1992 में एक नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली कर। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था। और इसके बाद आनन फानन में मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो इधर ओबीसी को मंडल कमीशन के हक अधिकार के बारे में जहाँ जानना था, उसी समय 1992 में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र था, बाबरी मस्जिद। अब बाबरी मस्जिद में लोगों को ढकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से ओबीसी के लोग नहीं जान पाए कि हमारा 1992 में ही 27% आरक्षण मिला, और वो नहीं जान पाए। लेकिन फिर जब ही इन लोगों को जानने और ओबीसी के लोग पढ़ने लगे, इसके बाद उन्हीं के बीच में सरकारें ने क्या किया, क्रीमी लेयर लगा दिया, यानी रोकने का काम किया सरकार ओबीसी को। लेकिन ओबीसी अपना इतिहास नहीं पढ़ता है, ये सबसे दुख वाली बात है। सर एक क्वेश्चन और मैं करना चाहता हूँ आपसे। क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बताया कि जाति जनगणना, इस पर आप क्या विचार देंगे? ओबीसी आज भी जाति जनगणना नहीं सुनने को मिलता है कि SC/ST का तो जाति जनगणना हुआ, लेकिन ओबीसी का नहीं हुआ, कारण क्या है सर? ओबीसी के असल में कहा जाए कि जो नेता हैं, अब जाति जनगणना पे नहीं सवाल उठा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लोगों को तो एक नाम देना चाहिए, दलाल। आपकी तरफ से जैसे मेरे तरफ से दे देना चाहिए कि भाई जो अपने हक अधिकार अपने समाज की बात ना ही करता हो तो वो क्या कहेंगे, दलाल ही कह सकते हैं ना। जैसे वर्तमान में इस समय आप देख रहे हैं कि आरक्षण पूरी तरह ओबीसी का खत्म कर दिया गया है और SC के साथ उसको कन्वर्ट किया गया है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? नहीं, ओबीसी SC के साथ कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, ये राजनीतिक स्टैंड, बेवकूफ़ बनाने का तरीका। ये कोई जोड़ने का प्लान नहीं है, बल्कि पूरे भारत को आरक्षण के नाम पे प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। तो SC का जो मिलता था वो भी, ओबीसी का तो हमें समाप्त है, SC का भी समाप्त हो रहा है जब प्राइवेटीकरण होगा। अच्छा सर एक बताइए, अभी जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं, नौकरियां मिलती थी, ये प्राइवेट हो रही है, तो मेरे देखने में तो सही लग रहा है कि अच्छा इसको होना चाहिए। कैसे अच्छा होना चाहिए? जैसे एक गरीब का लड़का अगर कंपटीशन देकर IAS बनना चाहता है तो उसके पास मात्र एक चीज़ है, एजुकेशन, पैसा तो है नहीं। अगर प्राइवेटकरण कर दिया जाए तो जो लोग उसमें बैठे होंगे, जो वहाँ का चेयरमैन होगा और वहाँ का जो मैनेजमेंट ऑफिस देखता होगा, वो शायद गरीबों को ना एडमिशन करे, क्योंकि वहाँ तो डोनेशन वाला मामला आ जाएगा, जात वाला भी मामला आ सकता है। तो इस वजह से ये सही नहीं है। चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे सामने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एप्सुट संगठन बामसेप से जुड़े हुए हैं। ये जिस तरीके से इन्होंने अभी जिला अध्यक्ष हैं एस कुमार यानी सरोज कुमार, तो इनसे हमने बातचीत करी, इनके विचार कुछ जाने, और जैसा कि इन्होंने जो संदेश दिया वो हम चाहते हैं कि जनता तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।